तो अब हम स्टार्ट करते हैं सर्जरी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉक, जो कि काफ़ी बार पूछा चुका है। तो सबसे पहले डेफिनेशन: स्टेट ऑफ सेलुलर और टिश्यू हाइपोक्सिया विद सर्कुलेटरी फेलियर एंड पुअर परफ्यूजन ड्यू टू रिड्यूस्ड ऑक्सीजन डिलीवरी और इंक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन। या तो ऑक्सीजन की डिलीवरी कम हो गई है या फिर ऑक्सीजन का कंजप्शन ज़्यादा हो गया है, जिस वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया हो गया है। ठीक है, तो ये शॉक की डेफिनेशन हो गई। फिर क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? एक तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, रिडक्शन इन टोटल ब्लड वॉल्यूम, हेमरेज, सीवियर बर्न्स, वॉमिटिंग एंड डायरिया। कार्डियक शॉक होता है दूसरे टाइप का, एक्यूट एमआई, एक्यूट कार्डाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ड्रग इंड्यूस्ड कार्डियक टेम्पोनेट और ट्रॉमा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सेप्टिक शॉक, जो कि अलग से पूछा जा सकता है, तो उसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन विथ रिलीज ऑफ टॉक्सिन इनटू सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जो टॉक्सिन है उसकी वजह से शॉक हो रहा है। चौथा आता है न्यूरोजेनिक या वेजोवेगल शॉक। ठीक है, तो सडन एंसियस स्टिमुलाई कॉजिंग सीवियर स्प्लैंकनिक वेसल वेसोडाइलेशन, कोई ऐसी इंजरी जिस वजह से स्प्लैंकनिक वेसल डायलेट हो जाएंगी तो पूरा वेसोवेगल रिफ्लेक्स चला जाएगा, तो उस वजह से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। पेशेंट गो इनटू कार्डियक अरेस्ट और रिकवर स्पॉन्टेनियसली। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में भी न्यूरोजेनिक शॉक हो जाता है। फिर पांचवा आता है एनाफिलेक्टिक शॉक, तो इसमें मिलती है टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये टोटल 5 प्रकार के होते हैं, तो कोई भी एक हेडिंग में आ जाता है। मेनली तो पूछा जाता है हाइपोवोलेमिक शॉक और सेप्टिक शॉक। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कोई भी शॉक पूछे तो ये पैथोफिजियोलॉजी यही लिखनी है। तो पैथोफिजियोलॉजी कोई भी शॉक हो उसमें यही पैथोलॉजी। तो एनी कॉज ऑफ शॉक, जिस वजह से क्या होगा, लो कार्डियक आउटपुट कम होगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा, जीएफआर कम होगा, तो उस वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, रास मैकेनिज्म का एक्टिवेशन हो जाएगा। उधर से निकलेगा एंजियोटेंसिन 2 और एल्डोस्ट्रॉन, तो जिस वजह से क्या होगा, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, सॉल्ट और वाटर रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से अगर वो कंपनसेटरी वाले फेज में होगा तो ये वाली मैकेनिज्म से वो बच जाएगा। लेकिन अगर परसिस्टेंस ऑफ शॉक रहा, फर्दर वो जो है कंडीशन उसकी डिटोरेट होती गई, तो कार्डियक आउटपुट और कम होगा। हाइपोक्सिया होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, रिलीज ऑफ कार्डियक डिप्रेसेंट। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण कार्डियक डिप्रेसेंट निकलेंगे, टॉक्सिन जो कि होते हैं, और वो क्या करा देंगे, कार्डियक फेलियर। फिर और कार्डियक फेलियर हो गया तो अब हार्ट जो है पंप ही नहीं कर पा रहा, तो और फर्दर हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, और उसके बाद चालू हो जाएगा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो उससे किसके थ्रू होता है, लैक्टिक एसिडोसिस के थ्रू होता है। और लैक्टिक एसिडोसिस से क्या निकलेंगे, कुछ कुछ टॉक्सिन निकलेंगे जो कि सेल वॉल डैमेज कराएंगे। उस सेल वॉल डैमेज से जो भी आयन अपोजिट थे वो जाएंगे, जैसे कि सोडियम और कैल्शियम जो थे बाहर जाते थे वो सेल के अंदर चले जाएंगे, और जो पोटेशियम सेल के अंदर था वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइपर कैलेमिया, और सोडियम और कैल्शियम अंदर चले जाएंगे सेल के, तो हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कैल्शियम की वजह से क्या हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर लाइसोसोम ब्रेक डाउन हो जाएगा, और सारे जितने प्रोटीलॉइटिक एंजाइम है वो सारे उसको सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सिक सेल सिंड्रोम। पूरे सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और क्या होगा, प्लेटलेट जो है एक्टिवेट हो जाएंगी, छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाएंगे अलग अलग साइड में, तो उसको क्या बोलते हैं, डीआईसी। तो डीआईसी हो जाएगा। फिर एक और चीज़ होती है एसआईआरएस। ठीक है, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। वेसोडाइलेशन, वेस्कुलर परमिलिटी बढ़ने से, थ्रोम्बोसिस से, ल्यूकोसाइट माइग्रेशन से, इन सब की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम। ये इतनी सारी इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ चल रही है तो इसको बोलते हैं एसआईआरएस। और मॉड्स, बहुत सारे ऑर्गन अगर डिस्फंक्शन होगा तो उसको बोलते हैं मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम। ठीक है, लंग्स, किडनी, लीवर, ब्रेन, ये सब अगर ने काम करना बंद कर दिया तो वो मॉड्स में चला जाएगा। तो ये थी अपनी पैथोफिजियोलॉजी। शुरू में अपन को क्या करना, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा था तो अपन ने रास मैकेनिज्म एक्टिवेट करके उसको सही किया। लेकिन अगर शॉक कंटिन्यू चलता रहा तो हाइपोक्सिया होगा, कार्डियक जो हार्ट है वो डिप्रेस हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस होगा और पूरे जो सेल है वो उसका डैमेज हो जाएगा। और फिर आखिरी में डीआईसी, एसआईआरएस और मॉड्स हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है स्टेजेस ऑफ शॉक। तो स्टेज ऑफ शॉक में 4 स्टेजेस में डिवाइड किया: स्टेज ऑफ हाइपोवोलेमिया, स्टेज ऑफ कंपनसेटरी शॉक, स्टेज ऑफ डीकम्पनसेटरी शॉक, स्टेज ऑफ इरिवर्सिबल शॉक। तो 4 फेजेस में डिवाइड किया है, 4 स्टेजेस में, तो ये स्टेजेस में लिख देना। फिर आता है नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर बोले तो अर्ली स्टेज में टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, कोल्ड पेरिफेरी, हाइपोटेंशन, रेस्टलेसनेस, एयर हंगर, टेकिपनिया, ओलिगोयूरिया, तो ये अर्ली स्टेज में मिलेगा। फिर लेट स्टेज में साइनोसिस, एन्यूरिया, जॉन्डिस और ड्राउजीनेस, तो ये लेट स्टेज में मिलेगा। तो ये जनरल क्लिनिकल फीचर है। फिर इस टेबल के हिसाब से वो जो 4 स्टेज थी उसमें डिवाइड किया, जैसे या फिर कंपनसेटेड, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो ये ब्लड लॉस के हिसाब से डिवाइड किया। ब्लड लॉस अगर 15% से कम है तो कंपनसेटेड बोलते हैं, 15 से 30% है तो माइल्ड बोलते हैं, 30 से 40% तो मॉडरेट, और 40 से ज़्यादा है तो सीवियर बोलते हैं। ठीक है, फिर रेस्पिरेटरी रेट 14 to 20 होता है कंपनसेटेड में, धीरे धीरे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता जाएगा। यूरिनरी आउटपुट भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो कंपनसेटेड में 30 से ज़्यादा होता है, फिर घटते घटते 10 हो जाता है। फिर मेनली जो है एसवीपी डीवीपी में याद देखना है कि माइल्ड वाले में एसवीपी नॉर्मल रहता है और डीवीपी बढ़ जाता है। कभी भी बीपी बढ़ता नहीं है, पर माइल्ड वाले में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर पल्स प्रेशर धीरे धीरे कम होता जाएगा। जीसीएस भी इसमें पहले वाले में नॉर्मल रहेगा, फिर कम होता जाएगा। बेस डेफिसिट भी शुरू में 0 to -2 है, और फिर आखिरी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, -10। ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुरू में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर धीरे धीरे ज़रूरत बढ़ती जाएगी तो अपन को ज़्यादा करना पड़ेगा।
मेंटल स्टेटस शुरू में अलर्ट रहता है, फिर एंशियस, फिर ड्राउजीनेस, फिर आखिरी में तो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ ये वाली हेडिंग याद रखनी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बाकी फिर धीरे धीरे सबको घटाते जाना। ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं शॉक से। ARDS, रेस्पिरेटरी फेलियर, ARF, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, स्ट्रेस अल्सर हो सकता है, SIRS हो सकता है, मॉड्स हो सकता है। तो वही जो लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा डैमेज कराने वाली चीज़ें हैं वो हो सकती हैं इसके कॉम्प्लिकेशन में। फिर नेक्स्ट आता है कि अलग अलग सिस्टम या फिर अलग अलग ऑर्गन में क्या इफेक्ट पड़ता है हार्ट का। तो हार्ट में लो कार्डियक आउटपुट होने की वजह से क्या होगा, वो जो रिफ्लेक्स के कारण क्या होगा, हाइपरटेंशन, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। फिर अगर बहुत देर तक शॉक रहा तो हाइपोक्सिया, उससे निकलेंगे कार्डियक डिप्रेसेंट और वो हार्ट को फेल करा देंगे, तो उसे कार्डियक फेलियर हो जाएगा। तो हार्ट पे ये इफेक्ट आएगा। फिर लंग्स में क्या हो जाए, इंटरस्टिशियल एडिमा, डिक्रीज्ड गैस एक्सचेंज। तो हुआ क्या कि फ्लूइड भरता जा रहा, हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, तो लंग्स में फ्लूइड भरता है, तो इंटरस्टिशियल एडिमा, गैस एक्सचेंज जो है वो कम हो जाएगा और ARDS में चला जाएगा वो। फिर मेटाबॉलिक में क्या होगा, हाइपोक्सिया इंड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस, ADH इंड्यूस वाटर रिटेंशन, तो वाटर रिटेंशन और लैक्टिक एसिडोसिस हो जाएगा। सेलुलर चेंज में क्या हो रहा है, लाइसोसोमल एंजाइम मीडिएटेड सेल का डाइजेशन हो रहा है। अपन ने देखा था कि कैल्शियम और सोडियम अंदर आ रहा है और पोटेशियम बाहर जा रहा है। ब्रेन में ब्लड परफ्यूजन कम होने के कारण क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। और ब्रेन इज द लास्ट ऑर्गन टू गेट अंडर परफ्यूज, तो जो अपनी बॉडी है ब्रेन को बचाना चाहती है, तो ब्रेन सबसे आखिरी में हाइपो परफ्यूज होता है। फिर उसके बाद आता है कि किडनी में GFR कम होगा, यूरिनरी आउटपुट कम होगा, रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होगी, सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन होगा। ब्लड में DIC होने के कारण सब कुछ डैमेज हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोगुलेशन होगा, कहीं ब्लीडिंग होगी। फिर इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या मॉनिटर करेंगे, ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिनरी आउटपुट, CVP, कितना फ्लूइड देना है उसके लिए CVP बहुत ज़रूरी होता है, पल्मरी कैपिलरी वेज प्रेशर। फिर एस्टिमेशन ऑफ pH, सीरम लैक्टेट लेवल, लैक्टिक एसिडोसिस होगा तो लैक्टेट लेवल बढ़ेगा, ब्लड यूरिया, क्रिएटिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, APTT। ठीक है, ABG, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट अपन क्या करेंगे, एक्यूट क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट बाई प्राइमरी असेसमेंट एंड रिससिटेशन। तो ABCDE, तो इसमें क्या करते हैं, एयरवे, ब्रीथिंग एंड ब्लीडिंग को मैनेज करेंगे, सर्कुलेशन को मैनेज करेंगे, डिसेबिलिटी और ड्रग्स देखेंगे, और उसके बाद एक्सपोजर। तो ये ABCD सबसे पहले अपन ये चीज़ करते हैं। फिर फ्लूइड रिप्लेसमेंट में रिंगर लैक्टेट, प्लाज्मा एक्सपेंडर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये अपन दे सकते हैं। आइनोट्रोपिक एजेंट में एपिनेफ्रिन, एनाफाइलेक्टिक शॉक में, नॉन एपिनेफ्रिन सेप्टिक शॉक में, डोब्यूटामिन कार्डियोजेनिक शॉक में। तो ये अलग अलग ड्रग्स हैं जो कि शॉक में काम आती हैं। एसिडोसिस करेक्शन में अपन सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे तो एसिडोसिस करेक्ट हो जाएगा। स्टेरॉयड अपन देते हैं उसके परफ्यूजन बढ़ाने के लिए और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। फिर हीमोडायलिसिस, अगर किडनी काम करना बंद कर दे तो हीमोडायलिसिस, पेन कंट्रोल करने के लिए मॉर्फिन, रेस्पिरेटरी सपोर्ट के लिए वेंटिलेटर और ICU केयर मैनेजमेंट। और आखिरी में जो DVT से बचाने के लिए मास्क ट्राउजर, जो कि मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर होता है, जो DVT के प्रिवेंशन के लिए। तो ये हो गया अपना शॉक पूरा। तो शॉक अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, कॉजेज, जो भी पूछा जाए वो लिख देना। फिर उसकी पैथोफिजियोलॉजी में एनी कॉज ऑफ शॉक लिखा है तो वहाँ पर उसका कॉज लिख देना, जैसे कि एनाफिलेक्टिक है तो वो यहाँ पर लिख देना। अगर बोले कि कार्डियक शॉक है तो यहाँ पर उसका कॉज लिख देना। फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर सेम रहेंगे, स्टेजेस सेम रहेंगी। फिर ये इफेक्ट, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट। बस सेप्टिक शॉक का थोड़ी पैथोजेनेसिस अलग होती है तो उसको अलग से देखते हैं। तो सेप्टिक शॉक में वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन रिलीज कॉजिंग मल्टीपल ऑर्गन फेलियर एंड डेंजरसली लो ब्लड प्रेशर। तो होता यह है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, फंगस या किसी भी वजह से एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है अपने बॉडी में, या फिर कोई भी टॉक्सिन रिलीज होता है उसके कारण इन्फ्लेमेशन होता है, उसके कारण शॉक आता है। तो ये थोड़ी जो नॉर्मल मैकेनिज्म है शॉक की उससे अलग है। तो देखते कैसे टॉक्सिन जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पैरासाइट, इन सब से निकलेगा और वो क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट। तो ये इन्फ्लेमेटरी सेल है उसको एक्टिवेशन करा देगा। फिर वो क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं साइटोकाइन, फ्री रेडिकल, है ना, उसके कारण क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो वो SIRS करा देगा। कीमोटेक्सिस, एंडोथेलियल इंजरी, अल्टर्ड कोगुलेशन स्टेट, है ना, ये सब चीज़ें जो है इन्फ्लेमेशन में होती है वो करा देगा। फिर पहली स्टेज आती है सेप्टिक शॉक की, रिवर्सिबल हाइपरडायनेमिक स्टेट, तो उसको बोलते हैं वार्म स्टेट, है ना। तो इसमें क्या होगा कि जो पेरीफेरी है वार्म रहेगी और क्या हो जाएगा, फीवर, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया। ठीक है। फिर फर्दर फेलियर होने के कारण और ज़्यादा शॉक परसिस्टेंट रहेगा तो सीवियर सर्कुलेटरी फेलियर और मॉड्स हो जाएगा, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, डिसफंक्शन हो जाएंगे विथ DIC। फिर उसके बाद वो दूसरी स्टेज में चला जाएगा, क्योंकि बार शॉक जो है परसिस्टेंट रह रहा है, तो जो पहली स्टेज थी रिवर्सिबल हाइपरडायनेमिक स्टेट जिसमें वार्म पेरीफेरी थी, वो कन्वर्ट हो जाएगी इरिवर्सिबल हाइपोडायनेमिक कोल्ड स्टेज। ठीक है, तो इसमें जो पेरीफेरी हैं वो कोल्ड हो जाएंगी। ठीक है, वही स्टेजेस भी इसमें थोड़ी अलग हैं, हाइपरडायनेमिक स्टेज और हाइपोडायनेमिक स्टेज। हाइपरडायनेमिक स्टेज में क्या है, रिवर्सिबल है, फीवर, टेकिकार्डिया और टेकिपनिया, है ना, इसमें वार्म बोलते हैं इसको। और हाइपोडायनेमिक हाइपोवॉल्यूमिक स्टेज में क्या होता है कि पायरोडर्मिक रिस्पॉन्स इज लॉस्ट। ठीक है, अब रिस्पॉन्स नहीं रहेगा, पेशेंट इज इन डीकम्पनसेटरी स्टेज, है ना, तो सारी कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो गई तो इस वाली स्टेज में पहुंच जाएगा। और अब ये है इरिवर्सिबल शॉक लीडिंग टू MODS। ठीक है, इसमें ऑर्गन फेलियर सारे हो जाएंगे और इसमें कोल्ड पेरीफेरी मिलेंगी। तो ये दो स्टेजेस हैं किसकी, सेप्टिक शॉक की। इसके ट्रीटमेंट भी लगभग सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि
इसमें एंटीबायोटिक वगैरह स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, बाकी सब सेम है, वो ABCD वाला जो था वो पूरा सेम लिखना है। बाकी जितना भी एंटीबायोटिक देना है, जो भी जिस वजह से भी इन्फेक्शन कारण वो हो रहा है उसको अलग करना है। जैसे कि एब्सेस है तो उसको ड्रेनेज कर लो, पेरिटोनाइटिस है तो लेप्रोटॉमी करो, जो भी गैंग्रेनस वॉवेल है उसको रिसेक्ट करना है। ठीक है, वुंड एक्सीजन करना है, जिस वजह से भी इन्फेक्शन कारण हो रहा है अपने बॉडी में डैमेज, उसको अपन को रिमूव करना है। नॉन एपिनेफ्रिन देते हैं अपन सेप्टिक शॉक में, ड्रग ऑफ चॉइस अपन ने ऊपर देखा ही था। तो ये था अपना शॉक के बारे में। कोई भी क्वेश्चन आए तो ये इससे हो जाएगा। थैंक यू।